हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की हमारी कहानी का मुख्य किरदार है एक डकैत। उस डकैत की ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको एक कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रतनगढ़ गांव में महाजन का व्यापार करने वाले सुखीराम दिन ढलते ही अपने घर में दाखिल हुआ। उसके पास एक थैले में नगद रुपया भी था जो वो अपनी दुकान से घर पर लाया था। घर में पहुंचकर उसकी बेटी मंजरी ने पानी का एक गिलास अभी सुखीराम को थमाया ही था कि तभी 7-8 लोग हाथों में बंदूकें थामे हुए धड़ाधड़ उसके घर में दाखिल हो गए। उनमें से एक, जो लंबा चौड़ा 6 फुट का था, चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढका हुआ, सिर पर पगड़ी, उसने बंदूक सीधा सुखीराम की छाती पर तान दी। वो रुपयों से भरा थैला उठाने ही वाला था कि उसकी बंदूक और सुखीराम के बीच मंजरी आ गई। मंजरी ने बंदूक को पकड़कर अपनी ओर किया और धमकाते हुए बोली, हिम्मत है तो चला मुझ पर गोली। ये नकाबपोश डाकू कोई और नहीं बल्कि डकैत धर्मा था। आज तक किसी ने धर्मा को इस तरह से नहीं ललकारा था। धर्मा एकटक मंजरी को देखता रह गया। तभी उसे ना जाने क्या सूझा। उसने अपनी बंदूक वापस खींच ली और अपने साथियों को वापस चलने का इशारा किया, बिना कोई लूटपाट किए हुए। वो लोग हवा की तरह अपने घोड़ों पर बैठकर गायब हो गए। डकैत धर्मा पिछले 7-8 सालों से पूरे इलाके में आतंक फैला रहा था। पर धर्मा की एक बात बिल्कुल अलग थी कि उसने आज तक कभी भी किसी गरीब या असहाय को अपना निशाना नहीं बनाया। उसके शिकार अक्सर महाजन, जमींदार और साहूकार ही होते थे जो गरीबों का खून चूसकर अपने धंधे चमका रहे थे। इसी कारण से गांव के बाकी लोग धर्मा को एक अच्छा आदमी मानते थे। धर्मा के गिरोह में कुल 8 लोग थे। बियाबान जंगल के बीच एक पुरानी सी टूटी फूटी इमारत उनके रहने की जगह थी। अपने डेरे पर पहुंचकर धर्मा के एक साथी ने कहा, आज पहली बार हम बिना डाका डाले वापस आए हैं। ऐसा क्यों किया बड़े भाई? धर्मा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस मंजरी का वो निडर चेहरा ही घूम रहा था। लगता था कि डकैत धर्मा को मंजरी अच्छी लगने लगी। गांव वालों की नज़रों में धर्मा की छवि एक अच्छे आदमी की थी और इसीलिए गांव का कोई भी आदमी पुलिस कोतवाली में उसकी शिकायत भी नहीं करता था और ना ही उसके खिलाफ कोई गवाही देता था, बल्कि गांव में कई लोग उसके लिए मुखबरी करते थे। गांव की हर खबर उस तक पहुंचाते थे। दीनू नाई भी धर्मा के खबरियों में से एक था जिस पर धर्मा को पूरा विश्वास था। धर्मा ने दीनू नाई के हाथों मंजरी की खबर लेनी चाही तो उसे पता लगा कि मंजरी 3 दिन बाद गांव में लगने वाले मेले में घूमने आएगी। धर्मा ने एक बार फिर मंजरी से मिलने का मन बना लिया और मेले में भेष बदलकर पहुंच गया। धर्मा के गिरोह में एक 20 साल का लड़का भी था जिसका नाम सीनू था। धर्मा उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था। वो भी धर्मा का बहुत करीबी था और उस दिन धर्मा के साथ सीनू भी गांव के मेले में पहुंचा। वो दोनों नकली दाढ़ी मूंछ में थे। धर्मा की नज़रें लगातार मंजरी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र मंजरी पर पड़ी तो वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ थी। मौका पाकर धर्मा ने मंजरी को अकेले देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और एक किनारे ले गया। अभी वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी तो धर्मा ने उसे अपना
असली चेहरा दिखा दिया। जिस डकैत को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे, मंजरी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। धर्मा ने बिना वक्त गवाए मंजरी से कहा, कल दोपहर तुम मुझे गांव के पास वाले तालाब पर मिलो, बरगद के पेड़ के नीचे, अकेले आना। इतना कहकर धर्मा पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। अगली दोपहर मंजरी तालाब पर पहुंच गई। धर्मा वहां पर पहले से ही मौजूद था और उसका साथी सीनू भी उसके साथ था। मंजरी के वहां पहुंचते ही धर्मा का पहला सवाल मंजरी से यही था कि क्या तुम्हें मेरे जैसे डकैत से डर नहीं लगता? लड़की होकर भी तुम इतनी बहादुर कैसे हो? मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है कि तुमने कभी भी किसी औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कभी किसी बेकसूर को परेशान नहीं किया। जहां तक मुझे मालूम है तुम एक भले डकैत हो। मंजरी ने आगे कहा, पर तुम मेरे पिता को क्यों लूटना चाहते थे? वो तो एक भले इंसान हैं। धर्मा ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता भले इंसान नहीं हैं, बल्कि एक खून चूसने वाले साहूकार हैं। तुम तो मुझे कुछ पढ़ी लिखी और समझदार लगती हो। एक बार अपने पिता के बही खाते देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे ब्याह रचाना चाहता हूँ। एकदम से ये बात सुनकर मंजरी भौचक्की रह गई। उसने कहा, तुम एक भले इंसान हो, लेकिन हो तो एक डकैत ही, और एक डकैत को मैं अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। धर्मा ने बिना देर किए जवाब दिया, अगर मैं डकैती छोड़ दूं तो? मंजरी ने कहा, अगर डकैती छोड़ दो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। असल में मंजरी को भी धर्मा अच्छा लगने लगा था। धर्मा ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही कोई फैसला लेकर तुम्हें बताऊंगा। तुम आज से तीसरे दिन मुझे यहीं तालाब पर मिलना। इसके बाद दोनों वापस लौट गए। वापस आकर कर्मा ने किसी भी नए डाके की योजना नहीं बनाई। उसके गिरोह के लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि धर्मा तो प्रेम के चक्कर में पड़ गया है और अब अपने गिरोह का क्या होगा। लेकिन सीनू धर्मा के साथ ही था। सीनू का गांव पास ही था जहां उसकी मां अकेली रहती थी। सीनू ने कहा, चलो आज रात का खाना मेरी माँ के हाथों से खाएंगे, और दोनों दोस्त सीनू की माँ के घर पहुँच गए। सीनू ने जब अपनी माँ को धर्मा और मंजरी के बारे में बताया तो वो बहुत ही खुश हो गई और धर्मा से कहने लगी कि तुम जल्दी ही सीनू को भी इस नरक से निकालो ताकि उसका भी घर बसे। और वो तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। खाना खाकर दोनों दोस्त वापस अपने डेरे पर चले गए। धर्मा डकैती का काम छोड़ने का पूरा मन बना चुका था और उसे पता था कि इसके बदले में उसे जेल में सजा भी काटनी होगी, पर वो तैयार था। अब मंजरी और धर्मा अक्सर ही तालाब पर मिलने लगे। सीनू हर बार धर्मा के साथ ही जाता था। एक दिन मंजरी ने धर्मा से पूछा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, फिर तुम डकैत क्यों बन गए? तब धर्मा ने कहा, एक सूदखोर जमींदार के पास मेरे पिता बंधुआ मजदूरी करते थे। उस जमींदार के पास मजदूरी करते करते ही पिता की मौत हो गई और माँ भी उस सदमे में चल बसी। बस उस जमींदार से बदला लेने के लिए मैंने एक बार बंदूक उठाई तो फिर कभी नहीं छोड़ी। पर तुमसे मिलने के बाद एक बार फिर से मेरे में जीने की इच्छा जाग गई है। इधर मंजरी के पिता को भी भनक लग गई कि उनकी बेटी डकैत धर्मा से मिलती जुलती है। उन्होंने कोतवाली में पुलिस को खबर कर दी। 2 दिन बाद जब फिर से मंजरी और धर्मा तालाब पर मिलने पहुंचे और सीनू और धर्मा उसके बाद वापस लौटने लगे तो पुलिस ने धर्मा और सीनू को घेर लिया। वो दिन इतना मनहूस था कि पुलिस के साथ हुई गोलाबारी में धर्मा की बाजू घायल हो गई और धर्मा की जान बचाते बचाते एक गोली सीनू का सीना चीरते हुए निकल गई। सीनू की मौके पर ही मौत हो गई और
उसका शव पुलिस ने जब्त करके उसकी मां के घर पहुंचा दिया, जबकि घायल धर्मा अपने घोड़े पर बैठकर वहां से फरार हो गया और अपने डेरे पर पहुंच गया। धर्मा की ऐसी हालत देखकर उसके साथियों ने उसका इलाज तो किया, लेकिन वो सब आपस में योजना बनाने लगे कि धर्मा तो अब लड़की के प्रेम चक्कर में पड़ गया है और मारा जाएगा। अगर पुलिस ने इसे पकड़ लिया या इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो दोनों ही परिस्थितियों में हम सब भी बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए धर्मा को रास्ते से हटाना ही होगा। सामने से धर्मा पर हमला करके मारने की हिम्मत तो किसी में ना थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी और तरीके से धर्मा को रास्ते से हटाना होगा। धर्मा ने घायल होने के बावजूद सीनू की मां के घर जाने का फैसला लिया। अपने दोस्त की मौत के बाद वो एक बार उसकी मां से मिलना चाहता था। जैसे ही धर्मा सीनू की मां के घर पहुंचा, सीनू की मां ने रोते बिलखते हुए धर्मा को दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगी, तू ही है मेरे सीनू का हत्यारा। ना तू उस लड़की के चक्कर में पड़ता और ना ही मेरा बेटा पुलिस की गोली से मारा जाता। चला जा तू यहाँ से, एक माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे। तू हत्यारा है मेरे बेटे का, चला जा यहाँ से। धर्मा के सीने में मानो सैकड़ों गोलियां एक साथ धंस गई हों। वो बदहवास सा बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने नाई के हाथों मंजरी को संदेशा भिजवाया कि अगली दोपहर को वो तालाब पर मिलने के लिए पहुँचे। अगले दिन वो मंजरी से मिलने ही वाला था। दोपहर का खाना खाकर धर्मा अपने घोड़े पर बैठा और तालाब की तरफ रवाना हो गया मंजरी से मिलने के लिए। घोड़े पर बैठे बैठे ही उसका सिर भारी सा होने लगा, मानो चक्कर सा आ रहा हो। जैसे तैसे वो तालाब पर पहुंचा जहां पर मंजरी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। धर्मा घोड़े से उतरते ही गिरने पड़ने लगा। मंजरी ने उसे संभाला और बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया। मंजरी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें धर्मा? पर वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। मंजरी ने धर्मा का सिर अपनी गोद में रख लिया और कुछ पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने लगी। धर्मा को मानो ये एहसास होने लगा कि उसका आखिरी समय आ गया है। उसकी आंखों के सामने सीनू की माँ दिखने लगी और कानों में सीनू की माँ का चीखना चिल्लाना सुनाई देने लगा। और वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद यही मेरा अंत है। मैंने एक माँ का दिल दुखाया है और मेरी वजह से ही एक माँ ने अपना बेटा खोया है और उस माँ की बद्दुआ आज मुझे लग गई। ये सोचते सोचते कब धर्मा की आंखें और सांसें बंद हो गई पता ही ना चला और मंजरी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बेतहाशा रोते रोते बेसुध सी हो गई। दरअसल जब धर्मा दोपहर का खाना खाकर अपने डेरे से निकला था, तब उसके गिरोह के बाकी साथियों ने उसके खाने में जहर मिला दिया था उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। और इस तरह से एक डकैत की प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हो गया। कुछ देर में आसपास के कुछ लोग आए और उन्होंने धर्मा का दाह संस्कार किया, पर किसी ने पुलिस को खबर नहीं की और मंजरी को उसके पिता वापस अपने घर ले गए। धर्मा के बाकी साथी फिर से अपने डकैती के कामों में लग गए और इस तरह से एक कुख्यात डकैत धर्मा की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया।